Hello students, I am Sandeep Kumar Gupta, working as assistant professor in Engineering College बीकानेर राजस्थान। सो हम मैकेनिकल वाइब्रेशन सब्जेक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि कैसे मैकेनिकल वाइब्रेशन सिस्टम्स की गवर्निंग इक्वेशन फाइंड करते हैं और उसकी हेल्प से सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया था अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। तो उसमें हमने 3 मेथड देखे थे। पहला न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड देखा था हमने डी लम्बर्ट प्रिंसिपल और थर्ड देखा था एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो उन तीनों लॉ की हेल्प से हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना देखा था। तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए थे हमने। तो हम कोई सा भी मेथड लगा सकते थे, लेकिन एक और मेथड है, मेथड ऑफ स्टैटिक डिफ्लेक्शन। इसको रेलिज मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को अगर फुलफिल हो रही होगी तभी हम इस लॉ को अप्लाई कर इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट, ओनली अप्लाइड इन नेचुरल वाइब्रेशन। तो इस मेथड को केवल हम नेचुरल वाइब्रेशन के केस में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा तो उस केस में अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड इज ओनली अप्लाइड इन मास स्प्रिंग सिस्टम और इक्विलिब्रियम सिस्टम। जहां मास और स्प्रिंग सिस्टम होगा उसी केस में इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। देयर मस्ट बी ओनली वन मास इन सिस्टम दैट मस्ट बी द पॉइंट मास। ये क्या है कि एक ही मास होना चाहिए। अगर कोई भी सिस्टम हम एनालिसिस कर रहे हैं जिसकी, उसमें सिंगल मास होना चाहिए, वो भी पॉइंट मास होना चाहिए। जो मास होगा वो कंसंट्रेटेड टू अ पॉइंट। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो इन्हीं केस में हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वही अपना सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम। इसमें एक पॉइंट मास है एम, एक स्प्रिंग है। अब देखते हैं हम, अगर इसमें देखो बताया था तुम्हें स्टार्टिंग क्लास में कि जब ये क्या होगा, स्प्रिंग वर्टिकल स्प्रिंग है, तो इसमें अगर मास लटका होगा तो ये क्या है, खुद के वेट की वजह से क्या होगी, डिफ्लेक्शन आएगा इसमें। उसको बोलते हैं स्टैटिक डिफ्लेक्शन। जो खुद की वेट की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आए, तो अब वो डिफ्लेक्शन क्या होगा, जैसे फोर्स इक्वल टू के इंटू डेल्टा। डेल्टा इज डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू एफ अपॉन के। एफ विल बी इक्वल टू एम जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अपॉन के। के इज स्प्रिंग स्टिफनेस। नाउ हमने देखा था उस क्लास में जो प्रीवियस में डिस्कस किए थे, तो उससे ओमेगा एन जो आई थी वो आई थी निकल के अंडर रूट के बाई एम। तो यहाँ अगर हम रिप्लेस करते हैं के को एम जी बाई डेल्टा से, वी हैव रिप्लेस्ड के विद एम जी बाई डेल्टा, एम इज सेम, सो इट विल कम, m will cancel out with m, so it will come out g upon delta. यानी g upon delta, delta means static deflection of that point mass. So we can say here omega n will be under root g by delta, यानी g upon static deflection of that mass. So अगर हमको ये स्टैटिक डिफ्लेक्शन मेथड अप्लाई करना होगा तो क्या होगा, उससे जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वो कैसे निकल के आएगी, ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट जी बाई डेल्टा। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एक स्प्रिंग सिस्टम ले लिया हमने, तो इसमें देखो ये हॉरिजॉन्टल रॉड है, स्प्रिंग लगी हुई है, एक मास है, मास क्या होगा, पॉइंट मास होगा। तो इस केस में क्या, अगर हमको ये वाला मेथड अप्लाई करना होगा तो क्या होगा, ये रॉड हमारी मासलेस होनी चाहिए। बताया था कि सिंगल मास होना चाहिए, वो भी पॉइंट मास। तो अगर इसको रॉड का मास होगा तो इस मेथड को हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो रॉड क्या होगी इसमें, इस केस में मासलेस। अब इसमें क्या होगा, ये खुद एम मास की वजह से इसमें रॉड में डिफ्लेक्शन आएगा। ये डिफ्लेक्शन आया रॉड में एम मास की वजह से, तो वो डिफ्लेक्शन आएगा, वो कितना आएगा, इस पॉइंट मास का डिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या, सपोज डेल्टा। तो अब इसके केस में क्या होगा, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, अभी डिस्कस किया था, अंडर रूट जी बाई डेल। डेल क्या है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन। अब वो स्टैटिक डिफ्लेक्शन में फाइंड करना है डेल। तो लेट्स सी, जब ये डिफ्लेक्शन आएगा तो इसमें क्या है, 2 टॉर्क आएंगे। एक टॉर्क जो मास की वजह से आएगा, इस मास फोर्स की वजह से वो नीचे की तरफ आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक टॉर्क आएगा इसमें ये स्प्रिंग फोर्स की वजह से, और वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये दोनों टॉर्क क्या होंगे, बैलेंस, इक्विलिब्रियम में तो बैलेंस आउट होनी चाहिए। तो देखते हैं आप, तो इसकी वजह से टॉर्क जो आएगा वो क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एम जी इंटू वी, एम जी इंटू वी। इसकी वजह से क्या आएगा, फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस, एफ इंटू ए। तो वी कैन से फ्रॉम हेयर एफ विल बी इक्वल टू एम जी वी वाई अपॉन ए। नाउ here we are seeing 2 similar triangle,
one is this and second is this. So we can apply the law of triangle, similar triangle. So according to that law, delta 1 upon a will be equal to delta upon b. So from here delta will be equal to delta 1b upon a. Now we have seen F should be equal to k delta 1. Why? Because force equal to spring stiffness into deflection due to that spring. We have assumed that deflection is delta 1. Now delta 1 will be equal to F upon k. So we put here the value of delta 1. ये तो जब डेल्टा 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, F अपॉन के इंटू वी. नाउ F की वैल्यू हम पहले यहाँ निकाली थी, तो ये क्या होगी mg/b अपॉन ए, यहाँ पुट कर दी तो ये कितना हो जाएगा mg/b² अपॉन ka². तो ये क्या हो गया स्टैटिक डिफ्लेक्शन की वैल्यू. तो अब नाउ वी विल पुट द वैल्यू इन दिस फॉर ओमेगा n इक्वल टू अंडर रूट g बाई डेल्टा. g is same, delta we have replaced delta with mg/b² upon ka². So finally we will got under root ka² by mb². So this will be the natural frequency of this system. अब सेम एग्जाम्पल को देखते हैं डीलम्बर्ट प्रिंसिपल से. तो अगर डीलम्बर्ट प्रिंसिपल से देखें तो इसमें क्या होगा कि ये जो मास होगा, बताया था कि अगर रॉड हमारी क्या है, रॉड हॉरिजॉन्टल हो और स्प्रिंग क्या हो वर्टिकल हो, तो उसमें क्या है कि जो डिफ्लेक्शन आएगा, उस डिफ्लेक्शन जो स्प्रिंग में मास की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा, तो वो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा किससे, मास टॉर्क से. तो यहाँ mgb इक्वल टू के एक्स आई अपॉन ए. तो ये तो क्या हो गए दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि स्प्रिंग में क्या आएगा मास की वजह से स्टैटिक डिफ्लेक्शन, वो तो क्या हो जाएगा, वो उसका टॉर्क कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अब सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ जो टॉर्क बचेगा, टॉर्क जो बचेगा वो किसका बचेगा, अगर हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको डिफ्लेक्ट करेंगे. तो डिफ्लेक्ट हम क्या कर रहे हैं, इस साइड में कर रहे हैं. तो इस साइड में करेंगे तो ए क्या होगा, इस स्प्रिंग में जितना डिफ्लेक्शन होगा उसकी वजह से टॉर्क आएगा. वो टॉर्क किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो फोर्स क्या होगा के इंटू ए, एंड डिफ्लेक्शन विल बी ए इंटू थीटा. तो इट विल बी इक्वल टू ka² थीटा. Okay, now it will be balanced by inertial torque और pseudo torque, that will be equal to I alpha. और किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में हमने उसको डिफ्लेक्ट किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये होगा I alpha. सो I alpha प्लस ka² थीटा विल बी इक्वल टू 0. नाउ I will be equal to mb². Why? Because we are taking point mass of m here, so the mass moment of inertia of that mass will be m into distance का स्क्वायर. तो mb², अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, देन k² थीटा इक्वल टू 0. तो कैसे फाइंड कर देते हैं हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा n इक्वल टू अंडर रूट थीटा का कोफिशिएंट अपॉन अल्फा का कोफिशिएंट. तो क्या हो जाएगा, ये थीटा का कोफिशिएंट क्या है ka², अल्फा का कोफिशिएंट क्या है mb². तो ओमेगा n इक्वल टू अंडर रूट k² अपॉन mb². तो जो अभी हमने देखा था लास्ट, उसमें सेम अंडर रूट k² अपॉन mb². तो चाहे हम स्टैटिक डिफ्लेक्शन मेथड अप्लाई करें या अदर कोई मेथड, वैल्यू विल बी सेम. सो थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे. थैंक्स.